मेरे बाल पकड़ के अपनी गोद पे लिटाया और मेरे गले पे वो जो कसाई के शॉप पे नाइफ यूज होती है जिसे हम बुचर नाइफ कहते हैं, तो वो मेरे गले पे रख दिया और मेरे पूरे चेहरे पे एसिड बह रहा था और मुझे जलन हो रही थी। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई। पहले आया अच्छा यही मौत होती है, इसे मौत कहते हैं। बट उसी दूसरे सेकंड में मेरे दिमाग में आया रेशम जिंदगी है, कोशिश कर लेते हैं, कुछ शायद बच जाए। जमशेदपुर की रहने वाली ये है रेशम फातिमा। रेशम जब 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब इनके चेहरे पर तेजाब डालकर जला दिया गया था। ऐसे हालात में ज़्यादातर लोग टूट जाते हैं, लेकिन रेशम ने इस मुश्किल घड़ी का मुकाबला किया और न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि बुरे वक्त पर फतह भी हासिल की। वो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी पहुंची और उसके बाद JNU और अब लंदन। रेशम की इस जिद, जुनून और जज्बे को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सलाम कर चुके हैं। दुनिया में किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। किसी की हाँ सामने से दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। तुम्हारी लाइफ में दिख रहा है सामने से, और अल्लाह खुदा जो होते हैं वो कुछ लोगों को चूज करते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए तुम्हें चूज करा गया है, तो तुम कुछ कर सकती हो और लोगों के लिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है यहाँ से, इसके बाद तुम्हारे पास दो रास्ते। एक है तुम अपने आप को कन्फाइन कर लो एक कमरे में और रो रो के जिंदगी काट दो, और दूसरा है कि तुम बहुत कुछ करो और लड़कियों के लिए कुछ कर जाओ, जैसे और किसी को रेशम ना बनने दो। मुश्किल वक्त में लोग खुद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत आज मेरे साथ हैं, नाम है रेशम फातिमा। रेशम जमशेदपुर की रहने वाली हैं। रेशम की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। अभी जो ताज़ा अपडेट यही है कि लंदन की 2 यूनिवर्सिटी ने इन्हें अनकंडीशनल एडमिशन के लिए आमंत्रित किया है। रेशम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति दोनों सम्मानित कर चुके हैं। रेशम की आज पूरी कहानी बताएंगे, इनकी जर्नी बताएंगे, ताकि लोग इनके बारे में जानें और इनके हौसले को सलाम करें। रेशम, बहुत स्वागत है फॉलो अप में आपका। थैंक यू। दरअसल रेशम फातिमा के साथ जब ये 11th में पढ़ती थी तब एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। इनके चेहरे पर एसिड से अटैक किया गया और पूरा चेहरा जल चुका था। ऐसी स्थिति में लोग अक्सर टूट जाते हैं और फिर ज़्यादा कुछ करने का सोच नहीं पाते, लेकिन उस स्थिति से निकलते हुए रेशम फातिमा जामिया पहुंची, JNU पहुंची और अब फॉरेन जा रही हैं पढ़ाई करने के लिए। रेशम, कहाँ से अभी ऑफर आया है आपको? अभी मुझे स्वास से ऑफर आया है, लंदन से। लंदन यूनिवर्सिटी की एक स्कूल है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स जो कि यूनाइटेड किंगडम UK में है, वहाँ से भी ऑफर आया है। और मैं अभी अप्लाई भी करने जा रही हूँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में। तो मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी वही है। तो आप वहाँ से मास्टर करने जा रही हैं? जी, मास्टर्स है वहाँ का 1 साल का जेंडर में, क्योंकि मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने मास्टर्स JNU से करा है। तो अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस का ही इंटरलिंक कर रही हूँ, बट उसमें स्पेशलाइजेशन जेंडर में होगी। तो ग्लोबलाइजेशन एंड जेंडर करके मास्टर्स है ये। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं और राष्ट्रपति भी जी। ये कौन सा सम्मान था और क्यों सम्मानित किया गया? ये 2015 की बात है, जब हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बुलाया था दिल्ली। तो ये हर साल 26 बच्चों को चुना जाता है ब्रेवरी अवार्ड के लिए। कुछ भी उन्होंने ऐसा बहुत ब्रेव काम किया होता है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। उसके बाद उसमें 26 बच्चों में से एक बच्चे को भारत अवार्ड मिलता है। अच्छा। जो कि गोल्ड मेडल होता है, और बाकी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। तो 2015 की भारत अवार्ड जो कि गोल्ड मेडल था वो मुझे मिला था। तो हमें 10 दिन से पहले से बुलाया गया था। तो सारे जितने आर्मी के चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ मार्शल, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी थी तब, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी, तो सब ने फेलिसिटेट करा था और अवार्ड दिया था। तो ये अवार्ड मतलब क्या बहादुरी आपने दिखाया था इसमें? मेरी बहादुरी उस टाइम पे ये थी कि बहुत बार होता है कि एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है फिजिकल। तो मुझे ये साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों बहादुरी को सराहा गया था। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि उस टाइम पे जिन्होंने मुझे अटैक किया था, तो एक सुनसान जगह थी और वो कार थी एक,
तो उनका प्लान मुझे मार देने का था। तो मैं वहीं पर फाइट करके लड़ के खुद से ऑटो लेके, जबकि मेरे ऊपर एसिड पड़ा हुआ था, बट मैंने खुद ऑटो रोका। 11th में आप पढ़ रही थी, जी। स्कूल से लौट रही थी? नहीं, कोचिंग जा रही थी अपनी शाम की कोचिंग करने के लिए स्कूल के बाद। तो उसी टाइम पे वो मेरे रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो उसके बाद वो गलत रास्ते पे ले गए, जो एक हाईवे है शहीद पथ। तो वहाँ जब ले गए तो वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने एसिड फेंक दिया मुझ पर और मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने मेरे बाल पकड़ के अपनी गोद पे लिटाए और मेरे गले पे वो जो कसाई के शॉप पे नाइफ यूज होती है, जिससे हम बुचर नाइफ कहते हैं, तो वो मेरे गले पे रख दिया और मेरे पूरे चेहरे पे एसिड बह रहा था और मुझे जलन हो रही थी। बट उस टाइम पे मेरे दिमाग में दो चीज़ें आई। पहले आया अच्छा यही मौत होती है, इसे मौत कहते हैं। बट उसी दूसरे सेकंड में मेरे दिमाग में आया रेशम जिंदगी है, कोशिश कर लेते हैं, कुछ शायद बच जाए। बस एक सेकंड में मैंने उनको धक्का दिया और कैसे उस टाइम पे सेंटर का लॉक, जो गाड़ी सेंटर लॉक थी, सेंटर लॉक कैसे खुल गया मुझे नहीं पता। वो तो मेरे लिए मिरेकुलस मोमेंट था और मैं गाड़ी खोल के उतर के भागने लगी। अपने आँख से मैं एसिड पोंछ रही थी और मैं रोड पे भाग रही थी। एंड तभी एक ऑटो वाले आ गए सामने एंड मैं जंप करके उसी ऑटो में बैठ गई। और जब मैं ऑटो में बैठी तो उन ऑटो वाले से कहा कि भैया मुझे हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन ले चलिए, मेरे घर वाले आपको सब पैसे दे देंगे जो देंगे। उन्होंने कहा नहीं, पैसे की बात नहीं है। तो मैंने जीन्स पहनी हुई थी और मेरा स्वेटर था, तो उन्होंने मेरे पूरा सर से डाला था, तो फेस पे बहुत जलन हो रही थी। ऊपर बॉडी पे तो नहीं आ पाया बिकॉज मेरी बहुत सारे स्वेटर्स पहने थे, मेरी नानी मुझे बहुत स्वेटर्स पहनाती थी, तो मेरे 3-4 स्वेटर पहने हुए थे। तो बट मेरे पैर में सिर्फ जीन्स थी, तो मेरी जीन्स पूरी एक थाई की जल के गायब हो चुकी थी और मुझे इतनी शदीद जलन हो रही थी पैरों में, थाइज में, कि मैं जीन्स उतारने लगी। तो वो कहने लगे अरे नहीं नहीं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी पोंछने वाला कपड़ा मेरे ऐसे पैरों पर डाल दिया और मुझे वहीं पर एक पुलिस स्टेशन है वहाँ लेके गए। तो जब पुलिस स्टेशन पहुंची मैं, तो वहाँ पुलिस वाले आए और बहुत भीड़ लग गई, क्योंकि वो एक किसी मैदान का पुलिस स्टेशन था, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, तो बहुत भीड़ लग गई। जब मुझे भीड़ देखी मैंने, तो मुझे लगा अच्छा मेरे साथ कुछ हुआ है, बहुत बुरा हो गया है। फिर पुलिस वाले आए एंड यही सारी चीज़ें, फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो पुलिस वाले, जब भी स्टेट केस होता है तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए मुझे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, मेरे घर वाले आ गए, मेरे नाना, मेरे मामू, सब लोग आ गए। जब उन्होंने कंडीशन देखी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो मुझे उन्होंने समझा नहीं वहाँ पर रखने का, बिकॉज वो पूरा जनरल वार्ड में रखा हुआ था। उन्होंने मुझे दूसरे ही दिन दूसरे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा फिर इलाज चालू हुआ और वहाँ पर भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि मैं हॉस्पिटल में भी हंसती थी और उसकी जिम्मेदार मेरी फैमिली बहुत थी, मेरी फैमिली सपोर्ट। तो आराम से हंसती थी, मतलब कुछ ऐसा मुझे कितना भी पेन हो रहा होता था बट मैं बेयर करती थी और मैं सोच रही थी कि ठीक है, ज़िंदगी का मतलब यही होता है, तो ठीक है, मैं इससे लड़ूंगी। और उसी टाइम मेरा 11th क्लास की बात है कि फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे, तो मेरे स्कूल ने मुझे प्रमोट कर दिया क्लास 12th में। तो उस टाइम बहुत लोगों ने, मेरे घर वालों ने भी कहा कि ऐसा करो, इस साल ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल में हो, पढ़ाई अगले साल कंटिन्यू करना, इस साल ब्रेक ले लो। मैंने बोला नहीं, अगर मैंने ब्रेक ले लिया, मैं तो ऑलरेडी सफ़र कर रही हूँ उस चीज़ के लिए जिसमें मैं कुछ जिम्मेदार नहीं हूँ, मगर अगर मैंने ब्रेक ले लिया, एजुकेशन अपनी छोड़ दी, तब मैं बहुत ज़्यादा सफ़र करूँगी। तो मैंने हॉस्पिटल, उसी टाइम पे हॉस्पिटल होता था, सर्जरीज होती थी, उसी में 12th कंटिन्यू करा और 12th का एग्ज़ाम दिया उसी साल, मतलब 2014 की बात है, और 15 में 12th का एग्ज़ाम दिया और मेरे 89% आए थे। मतलब आप हॉस्पिटल में रहते हुए? जी, हॉस्पिटल आना जाना रहता था कि 20 दिन किसी सर्जरी के हॉस्पिटल में एडमिट थी और फिर घर में जाती थी। तो उसी में 12th कंटिन्यू करती रही। जब 12th कंटिन्यू करती रही वहीं पर, उसी टाइम पे मैंने जामिया का भी एंट्रेंस एग्जाम दिया, क्योंकि मेरे मामू कहते थे कि बाहर जाओ, क्योंकि अगर तुम इस टाइम पे बाहर नहीं निकली ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। तो उसी टाइम पे मैंने जामिया का एंट्रेंस एग्जाम दिया और मेरा फिजिक्स ऑनर्स में हो गया था, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में। जामिया से आप फिजिक्स ऑनर्स की? जी। एसिड अटैक के कितने दिन बाद? बस 1 साल बाद। 1 साल बाद। और मैं ट्रीटमेंट के लिए आती जाती रहती थी, बट मैंने एजुकेशन, फिर मैं गई और वहाँ हॉस्टल में रही। उस समय तो चेहरा पूरा ढक के जाना पड़ता होगा? हाँ, ढक के नहीं, मैं मतलब खोल के जाती थी। बहुत सारे लोग पूछते थे, स्टेयर करते थे, मगर मैं अपनी स्टोरी हमेशा बहुत प्राउडली बताती थी लोगों को। इवन कॉलेज में आज भी याद है, जिस दिन इंट्रोडक्शन था हमारा, तो मैं अपने सब सीनियर्स को, मेरे सारे क्लासमेट्स को अपनी स्टोरी बताई और मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे।
बहुत सारे नेगेटिव लोग भी मिले, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स पास किए, ऐसा नहीं है सोसाइटी, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, सबसे पहला उस 15 साल बच्ची का मतलब आप एसिड अटैक हुआ है, आप बच्ची के बारे में सोचो, उसकी ज़िंदगी है, उसकी एजुकेशन है, ये नहीं, बट सोसाइटी का सबसे बड़ा, अरे अब शादी कैसे होगी, अब तो इसकी ज़िंदगी ख़राब। लिटरली मैं ये सुनती थी बहुत सारे क्लोज रिलेटिव से, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बस क्लोज रिलेटिव से ये सारी बातें अपनी फैमिली को बोलते हुए सुना, बट मेरी फैमिली ने उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, वो बहुत कुछ कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे हिम्मत देती थी। और फिर जामिया गई, वहाँ पर हॉस्टल में रही, हॉस्टल में आसान नहीं था रहना, लड़कियों के साथ बहुत सारी चीज़ों मुझे एहसास होता था, बट हिम्मत कभी कभी टूटती थी, कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, बट फिर वापस कभी हार नहीं माननी थी, ये पता था। मतलब ऐसी स्थिति में अक्सर लोग टूट जाते हैं, जैसे शुरुआत में भी मैंने कहा, लेकिन क्या आपके अंदर ऐसा था जो लगा कि नहीं आगे पढ़ना है? क्या हॉस्पिटल में रहने के दौरान ऐसा आभास हुआ या बचपन से लगता था कि कुछ करना है? नहीं, हॉस्पिटल में जब मैं थी तो मैं लेटी हुई थी, पहला दिन था जिस दिन मैं हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी, तो मेरे मामू हैं, मेरी मम्मी के सगे भाई, अच्छे मामू कहती हूँ उनको मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा दुनिया में किसी की लाइफ भी परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी की हाँ सामने से दिखती है, किसी की नहीं दिखती है, तुम्हारी लाइफ में दिख रहा है सामने से, और अल्लाह खुदा जो होते हैं वो कुछ लोगों को चूज करते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ बेटरमेंट के लिए तुम्हें चूज करा गया है, तो तुम कुछ कर सकती हो और लोगों के लिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है यहाँ से, इसके बाद तुम्हारे पास दो रास्ते, एक है तुम अपने आप को कन्फाइन कर लो एक कमरे में और रो रो के जिंदगी काट दो, और दूसरा है कि तुम बहुत कुछ करो और लड़कियों के लिए कुछ कर जाओ, जैसे और किसी को रेशम ना बनने दो कि वो ऐसी चीजें हो सके बच्चों के साथ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तो दो रास्तों में तुम सोच लो कि तुम्हें कौन सा रास्ता चूज करना है, और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगी। जब भी मैं डाउन फील करती थी तो मैं वही बात सोचती थी कि मुझे वो रास्ता नहीं चूज करना है, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है, ये तो मुझे पता है, तो अब मैं कैसे उसको हंस के गुजार दूं या रो के काट दूं, गुजरनी है वो, तो उससे बेहतर है कि हंस के गुजारूं और सच में लड़कियों के लिए कुछ करूं, क्योंकि मैंने जितना बेयर करा है तो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानती हूँ। अगर मैं शायद 10 रेशम को भी बचा लूँ ना अपनी जिंदगी में, तो उस दिन क्योंकि मुझे बचाया, अल्लाह ने मुझे बचाया, मैं बिलीव करती हूँ वो मिरेकल था, वो गाड़ी खुल गई, तो बचाया, तो वो एक मकसद पूरा होना चाहिए कि बचाया तो कोई वो वर्थ इट होना चाहिए, एट द एंड मैं बोल सकूं कि हाँ मैंने ये करा, मैंने इन लड़कियों को सपोर्ट करा, इन लड़कियों के लिए कुछ करा, तो ये चीज़ थी। तो आप कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं की? हाँ मैंने करी, मैं जब फिजिक्स ऑनर्स कर रही थी तो प्लान यही था कि फिजिक्स और मैथ्स लेके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो मैंने जामिया आरसीए में रह के ही यूपीएससी प्रिपरेशन करी। उसी के बाद कोविड आ गया और मेरा मेंस भी हो गया, मतलब प्रीलिम्स हो गया था क्लियर, और मैंने मेंस भी दिया। मेरा मेंस में एसए में स्कोर्ड 135 जो कि उस साल के हाईएस्ट मार्क्स थे, बट ऑप्शनल की वजह से थोड़ा सा मिस हो गया। बट फिर कोविड आ गया और फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया वहाँ से, और मुझे इंटरेस्ट आया वहाँ पर पढ़ के, मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिक्स पढ़ी। मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन ने ऐसा कुछ नहीं कि मैं आईएएस नहीं बन गई, मगर उस प्रिपरेशन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कॉन्स्टिट्यूशन सिखाया, हमारे राइट्स सिखाए, इकोनॉमिक्स सिखाई, इंटरनेशनल रिलेशन सिखाया। तो मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस और जेंडर में बहुत दिलचस्पी आई। तो मेरे जेएनयू का एक एग्जाम होता है मास्टर्स इन पॉलिटिक्स और स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो फिर मैंने सोचा मैं उसका एंट्रेंस एग्जाम मैंने दिया और मेरा वो हो गया, तो फिर मैं वहीं से मास्टर्स करने लगी अपना। और मेरा प्लान है कि मैं आगे कुछ जेंडर में विमेन के लिए कुछ करूं, गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होके। अपना एनजीओ भी मैंने खोला एक इब्रा फाउंडेशन के नाम से। बहुत बेसिक, ये किस पर काम करती है? ये बेसिकली लड़कियों ही पे काम करना चाहते हैं, इसमें एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार इस समाज की, सोसाइटी की थिंकिंग को बहुत मानती हूँ। तो अगर हम बेसिक बच्चों की एजुकेशन में ये चीजें इंक्लूड करें कि औरतें आपका प्रॉपर्टी नहीं है, आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, आपको उनको बराबरी, अगर ये लड़के जो एक 13-14 साल का बच्चा है या 7-8 साल का लड़का है उसको समझाएं तो ये ज़्यादा बेहतर बात रहेगी। तो मुझे ये थिंकिंग चेंज करने में बहुत वो रहा। तो मैं जब जामिया मास्टर्स कर रही थी जेएनयू में, तो मैंने उसी बीच ये इब्रा फाउंडेशन अपनी बहन के साथ स्टार्ट किया, और हम घर पे सेशंस करते थे, अपने मोहल्ले के बच्चों को बुला लेते थे, और पीछे एक स्लम था, तो हर तरह के, हर क्लास के बच्चों को बुलाते थे और उनसे ये बातें करते थे, आपको क्या लगता है लड़की क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और क्योंकि मूवीज और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दर्शाती हैं जिससे मैं नहीं चाहती कि लड़के ये समझे, क्योंकि ये थिंकिंग है ना
कि अगर किसी लड़की ने ना कह दिया तो इट्स ओके, लड़कियां भी ना सुन सकती हैं, लड़के भी ना सुन सकते। ना कहना और ना सुनने में ईगो नहीं आ जाना चाहिए, ये जो मेल ईगो, तो ये बचपन से कहीं ना कहीं कि लड़का बेटे को ना मत कहो, बेटी को दबना सिखाओ, बेटी को घर के काम सिखाओ, सिर्फ लड़के को नहीं सिखाओ, ये सारी जो चीजें हैं ना सोसाइटी में, ये चेंज ग्राउंड लेवल पे होंगी। ये थिंकिंग जब चेंज होगी तो ऐसे हादसे नहीं होंगे। सिर्फ एसिड बंद कर देने से, बेचने से, बैन लगा देने से वो बिकता है, वो कहीं पर भी आपको एक्स्ट्रा पैसे लेके आप खरीद सकते हैं, बट ये कब बंद होंगे एसिड अटैक्स? जब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। तो मुझे इस थिंकिंग पे वर्क करना है, तो ये बेसिक प्लान है उस एनजीओ का। बट अभी मुझे है कि मैं हायर स्टडीज जेंडर में गेन करूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क करूं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ वर्क करूं, और फिर अपने इस एनजीओ को एस्टैब्लिश करूं। पहले मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए कैसे काम करना है क्या। तो अभी मैंने पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई से आप बहुत चीज़ें सीखते हैं, तो इसलिए मेरा प्लान है कि मैं हायर स्टडीज जेंडर और ग्लोबलाइजेशन में हासिल करूं बाहर से। अच्छा, प्रधानमंत्री जब मुलाकात हुई उनसे 2015 में, जी, क्या कुछ बात हुई? प्रधानमंत्री ने पूरी स्टोरी सुनी थी आप? जी बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे, जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे शाबाश कहा, शाबाश, आपका क्या नाम है? तो मैंने बताया रेशम फातिमा। तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, और फिर मैंने उनसे बताया कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत ये है, तो सर अगर कोई जिनकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती वो कैसे ले जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनकी बच्चियां तो मर जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप मुझे चिट्ठी लिखिए, ये सारी बातें डिटेल में करके आप चिट्ठी लिखिए। और उसके फौरन बाद, अवार्ड देने के बाद, प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट से। तो ये उनसे बात हुई है, तो मुझे चिट्ठी लिखने का मैंने सोचा है, उनसे लिखूंगी चिट्ठी डिटेल में कि इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तो यही होती है ना कि सारे लोगों की बात सुन के और वो इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि मेरा नज़रिया जो होगा, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर के आई हूँ, तो बेहतर बता सकूंगी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं ज़रूर उनको चिट्ठी लिखूंगी ना, चिट्ठी लिखने को कहा था। ठीक है, तो जेएनयू में आप मास्टर कर ली हैं? जी, कंप्लीट अभी मेरा इसी साल हुआ है, 2024 में। जामिया से भी मास्टर की? जामिया से मैंने बैचलर्स करा था। किया जी। अब मास्टर करने फॉरेन जाना चाह रही हूँ। तो ये दोनों जो लंदन की यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर आया है, अनकंडीशनल, तो क्या इसमें पैसे भी लगेंगे? जी बिल्कुल लगेंगे, क्योंकि आप बाहर मतलब पढ़ाई फ्री में नहीं कर सकते। तो उनकी जो फीस है वो हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 22,000 समथिंग पॉन्ड्स है। तो यहाँ के तो वो 20-25 लाख हो जाते हैं, फिर आना जाना रहना सहना, तो वो सब तो आसान नहीं होता है। तो मैंने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करा है, एक शीवनिंग स्कॉलरशिप। मैंने यूजुअली जितनी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करी हूँ, जो फुल स्कॉलरशिप है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हाफ स्कॉलरशिप भी, तो फुल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा। शीवनिंग है, कॉमनवेल्थ है, और अभी हमारे झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप, तो उसको फरवरी में आ रही है, वो अप्लाई करूँगी। तो ये मैं 2-4 मतलब ये स्कॉलरशिप से इनसे बहुत उम्मीद रख रही हूँ कि ये हेल्प करेंगी। तो क्या ये जो एसिड अटैक की सर्वाइवर महिलाएं होती है या पुरुष कोई भी हो, तो उसके लिए क्या कोई अलग से रिजर्वेशन है या ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, उनके लिए उनको एक फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में डाला गया है बाद में, अभी ये 2016 की बात है। अच्छा जी। तो उनके लिए, बट मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने वो यूज नहीं करा, मतलब अभी तक नहीं किया नहीं, क्योंकि बात ये है कि आप उनको फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में कैसे डाल सकते हैं? आप उनके लिए अलग कैटेगरी बनाइए। ये चीज से मुझे सवाल उस टाइम पे भी प्रॉब्लम थी, बट मैं छोटी थी, मैं सवाल नहीं कर पाई। बट मुझे प्रॉब्लम, फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है हम, दिस इज अ सोशल डिसेबिलिटी। क्यों वर्ड यूज करना है? वी आर नॉट डिसेबल्ड, कोई हम ऐसे नहीं। और ये जो आउटलुक है ना सोसाइटी का कि बेचारा, कभी मुझे कोई बोलता है ना बेचारी, बुरा हुआ, नहीं, आप मेरी ब्रेवरी की, और ऐसी कोई भी लड़की है उसको आप अगर बेचारा बोल के आप उसका कॉन्फिडेंस लूज कर दवा देंगे, किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो आप उसको सराहे ना कि बेचारा वाला जो चीज़ है वो प्रमोट करें। तो इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम थी। तो रेशम, आपके साथ जो घटना घटी, काफ़ी लंबा समय बीत गया, आप भूल जाती हैं कभी कि हमेशा वो घटना याद रहे? नहीं, एसिड अटैक एक ऐसी चीज़ है ना, मैं चाह के भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं जब सुबह मुंह धोती हूँ ना, तो मैं शीशे में अपना चेहरा देखूंगी, और वो स्कार्स मुझे याद दिलाते हैं। बट वो हम पे होता है कि हम उन स्कार्स को अपनी हौसले के साथ याद करें कि उनको दुख के साथ याद करें। मैं कभी भी इस चीज़ को दुख के साथ नहीं याद करती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ, मुझे उस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं बहुत, हर चीज़ लाइफ में आप छोटा सा रास्ता बदल लेते हैं तो आपको अलग राह पे ले जाता है। तो आज मैं शायद जहाँ पर हूँ, जितनी मुझे
सलाहियत आई है, या मैं लोगों के लिए जितना एम्पैथी रख पाती हूँ, जितना सोच पाती हूँ, समझ पाती हूँ, शायद वो हादसा नहीं होता तो मैं शायद नहीं समझ पाती, मे बी। तो इसलिए मैं उस चीज़ को भी हौसले के साथ देखती हूँ, मगर हाँ, भूल कभी नहीं सकती, ख्वाबों में भी नहीं भूल सकती, ये तो भूलने का पॉसिबल चांस ही नहीं है कि आप भूल सकते हो। और कोई भी एसिड अटैक सर्वाइवर, ये ऐसी चीज़ है कि आप भूल जाएंगे, आप भी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको अपने शीशा में शक्ल देखनी है, उसके बाद आपको लोग याद दिलाते रहेंगे। हजारों लोग होते हैं, आज भी होता है, क्या हो गया आपको, अरे ये क्या हो गया, ये लगाओ, वो दवा लगाओ, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं, तो आप चाह के भी भूल नहीं सकते। और मुझे लगता है नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेरे जो स्कार्स हैं वो मुझे रेशम फातिमा बनाते हैं, तो ये चीज़ है। तो रेशम फातिमा क्या चाहती है करना? मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ लड़कियों के लिए करूँ, तो मेरा एनजीओ का भी प्लान यही है कि सोसाइटी में, समाज में थिंकिंग की चेंज लाऊं, और लड़कियों जो भी ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रही हूँ, तो मेरा एब्रा फाउंडेशन, मुझे अभी पढ़ाई करनी है जेंडर और ग्लोबलाइजेशन में, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो विमेन के लिए काम कर रही हैं, वहाँ पर जाके काम करना है, और कुछ लड़कियों के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंप्लीमेंट नहीं होती हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए कुछ पैसों का सुविधा वो है कि उनको इतना पैसा मिलना चाहिए, बट क्या वो राइट टाइम पे डिस्पर्स होता है, क्या राइट टाइम पे फंड्स मिलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जब राइट टाइम पे नहीं मिलता तो वो यूज का नहीं रहता है। तो ये सारे क्वेश्चन तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सारी चीज़ों पे वर्क करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और अपना इब्रा जो सेट करना चाहती हूँ, मेरा जो इब्रा एनजीओ है, उसमें मैं ऐसी ही लड़कियों को लाना चाहती हूँ जो मेरे साथ काम करें। वो उसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स हो सकती हैं, रेप सर्वाइवर्स हो सकती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स हो सकती हैं, उन सारी जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, इंस्पायरिंग लड़कियां हैं, उनके साथ मिलके उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहती हूँ कि वो काम भी करो, और हम आगे ऐसी चीज़ें ना होने दें, उन चीज़ों के लिए काम करें, एजुकेशन पे काम करें, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत सारी चीज़ें चेंज ला सकता है। तो उन लड़कियों के लिए क्या मैसेज होगा, खास करके लड़की जब बचपन, मेरी भी बेटी है, जन्म के बाद जैसे जैसे बड़ी होती है, तो परिवार वाला और उसके लिए, खुद के लिए ये चिंता का विषय हो जाता है कि शादी किससे होगा और कैसे होगा। अगर चेहरे पर एक कट मार्क्स भी आ जाए तो परिवार चिंता में पड़ जाता है। जब आपका पूरा चेहरा जल गया, जो तस्वीरें आपके इंस्टाग्राम पर मैंने जाकर देखी है, तो आपके दिमाग में कभी आया कि अब कैसे होगा, कैसे सब कुछ ठीक होगा? अभी तो बहुत बेहतर है जी, बहुत बेहतर है। अभी भी ट्रीटमेंट चलते हैं, मेरे लेजर ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। आज मतलब 10 साल के, आपकी 1 फरवरी को 11 साल हो जाएंगे, बट फिर भी अभी भी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बट उन लड़कियों को मैं ये कहूंगी ना, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ने बनाया है। लड़कों को बोला जाता है डार्क भी होगा तो चलेगा, लड़की गोरी होनी चाहिए, नाक ऐसा होना चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए, सोसाइटी ने बनाया है। तुम जो हो ना, वो तुम जब मुंह खोलोगी, बोलोगी, वो तुम्हारी काबिलियत दिखाएगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। आज की जनरेशन वैसे भी इन, मतलब जो लड़कियां हैं, वो इन चीज़ों को पीछे छोड़ चुकी हैं कि आप रंग, नक्शा, रूप, आप मोटी हैं, पतली हैं, ये जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ना, स्टीरियोटाइप्स बनाए, इसे ब्रेक करना होगा। और अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर्स की चीज़ों की चॉइस मतलब है, वो जो आप जैसे हैं, अगर वो आपको वैसे ना पसंद करे तो फिर क्या लाइफ पार्टनर है? मेरा तो सवाल यही है सबसे बड़ा। तो मेरा मैसेज लड़कियों को यही होगा कि हमें इन चीज़ों से आगे निकलना होगा, पढ़ना लिखना होगा, और हमें भी दुनिया में इक्वली भेजा गया है, लड़का और लड़की दोनों को, और हम दोनों के काम इक्वली हैं। तो आपको जो दुनिया में करना है आप वो करिए, अच्छे से करिए। और लाइफ पार्टनर वो सब चीज़ें जो आप जैसे हैं, आपको वैसे ही जो पसंद करे, वो होता है लाइफ पार्टनर का मतलब। तो उस चीज़ के बारे में टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए, और लुक्स और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। बिकॉज लड़कों के लिए वो उतने स्टैंडर्ड्स नहीं रखे गए, और ये सोसाइटी, समाज ने बनाए स्टैंडर्ड्स। तो ये हमें स्टैंडर्ड्स और स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने हैं। तो मेरा यही मैसेज होगा। आपके साथ जो ये घटना घटी, ये नानी घर में, जैसा कि आपने बताया, मतलब जमशेदपुर में नहीं, ये जी लखनऊ में। अच्छा, उत्तर प्रदेश जी, में। तो मैं यहीं पर थी, फिर मेरी नानी का लखनऊ में घर था, तो मैं वहाँ पर जाके वहाँ पर भी पढ़ाई करी है, मैंने लखनऊ से भी पढ़ाई करी है। तो मेरे साथ ये वहीं पर हुआ था। जी, फिर मैं दिल्ली चली गई, दिल्ली में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। यहाँ के गवर्नमेंट से कभी इंटरेक्शन नहीं हो पाया उस हिसाब से? नहीं, वैसे इंटरेक्शन नहीं हुआ है। आप चाहेंगे कि मुलाकात हो? हाँ बिल्कुल चाहूंगी, बिल्कुल। कल्पना सोरेन चूंकि यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, विधायक हैं, वो चुनाव प्रचार में महिला, हाँ, और वो काफी वोकल भी हैं विमेन इश्यूज पे, मैंने देखा है, और वो काफी अच्छे ओरेटर भी हैं जो मैंने देखा। तो बिल्कुल चाहूंगी। और अभी चाह रहे हैं कि आप जो लंदन की 2 यूनिवर्सिटी से जो ऑफर आया है, वहाँ जाने में
जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी जयपाल सिंह मुंडा जो स्कॉलरशिप आती है, तो वो अगर स्कॉलरशिप हो गई तो फिर मेरे लिए बहुत आसान रहेगा वो जाना। और फुल फंडेड स्कॉलरशिप होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिल्कुल मैं कुछ कर पाऊंगी और शायद आगे चल के फिर और लोगों के लिए, समाज के लिए, लड़कियों के लिए कुछ कर पाऊंगी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में फैमिली का, और अब तो आपकी शादी भी हो गई है, आपके हस्बैंड का कितना साथ रहा? मैं इस चीज़ में ही, मैं जितनी कॉन्फिडेंट हूँ, सब कुछ जो है ना, मेरी फैमिली मेरा बैकबोन है। मेरे नाना नानी, मेरे मम्मी पापा, मेरे अच्छे मामू, मेरी खाला, मतलब ये सब लोग ऐसे खड़े रहे मेरे लिए। मेरी बहन, इन लोगों ने कभी छुपाया नहीं लोगों से, अरे बताओ मत। मेरे पापा आज भी प्राउडली सबको दिखाते हैं, देखो मेरी बेटी को प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया है, और कभी छुपाया नहीं है। और फिर मुझे लाइफ पार्टनर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप जैसे हैं, अगर आपको कोई वैसे ना पसंद करे तो फिर वो लाइफ पार्टनर नहीं होता। तो मेरे लाइफ पार्टनर भी ऐसे हैं, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे वैसे, और वो भी हर जगह प्राउडली बताते हैं। तो हमें ये नैरेटिव्स ना, ये ब्रेक करने होंगे कि अरे छुपाओ, अगर लड़की के साथ कुछ भी हो जाता है छुपाते हैं। नहीं, छुपाने की बात नहीं, ये तो ब्रेवरी की बात है, इसमें मेरी गलती नहीं थी। तो सपोर्ट ही तो बहुत ज़्यादा रहा। इवन मेरे लाइफ पार्टनर जो असगर है, आप जानते हैं, तो वो भी वही बेसिकली उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम आगे पढ़ो। वो भी सपोर्टिव, सब लोग सपोर्टिव, मतलब मेरी जो क्लोज पीपल रहे वो बहुत सपोर्टिव रहे, और वही मेरी स्ट्रेंथ रहे। तो बिल्कुल ये रेशम फातिमा को आप सुन रहे थे, और इनके पूरे लाइफ के जर्नी को भी आपने सुना कि किस तरह जब ये 11th में पढ़ रही थी और कोचिंग जाने के दौरान रास्ते में एक दूर के ही इनके रिश्तेदार ने इन्हें गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा कर ले गया, इनके साथ ज़बरदस्ती भी करना चाहा, और नहीं करने पर इनके चेहरे पर एसिड डाल दिया, जिससे पूरा चेहरा इनका जल गया था सालों तक। अब समझिए कि 11 साल बाद भी आज भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और उस स्थिति से निकलकर रेशम जामिया पहुंची, JNU पहुंची, और अब लंदन जाने वाली है पढ़ने के लिए। यही वजह है कि इनके हौसले को न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि राष्ट्रपति ने भी सलाम किया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी जब रेशम की कहानी सुनेंगे, न सिर्फ इन्हें सलाम करेंगे बल्कि आपके आसपास जो ऐसी लड़कियां, महिलाएं हों जो ऐसी स्थिति से निकलकर भी बुलंद हौसले के साथ एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, उनका हौसला अफजाई जरूर करेंगे। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in